जिस गौतम के सामने दुनिया घुटने टेकती थी, पुलिस कमिश्नर की भी जिसके सामने हो जाती थी हवा टाइट, वो क्यों अपने ही ससुराल में गरीब घर जमाई की तरह रह रहा था। बीवी का बॉयफ्रेंड उसे बात बात पे बेइज्जत करता था। साफ कर। बीवी की नजर में तो घर का कुत्ता भी उससे बेहतर था। जब तक इस घर जमाई की छुपी हुई थी सच्चाई, किसी ने की खिंचाई तो कभी उसे चोट पहुंचाई। फिर एक दिन डोंगरी से दुबई तक उसने फोन जो खड़काया, टाइम हो गया है दहाड़ने का। तब सबके भेजे में अच्छे से समझ ये आया कि ये तो बाप है बाप, इसके आगे तो इंडिया क्या दुनिया में ना किसी की औकात। मैं हूँ अवनी। एक रात मैं नशे में धुत क्लब से बाहर निकल ही रही थी कि दो लड़के मुझे छेड़ने आए। तभी वहाँ मेरा पति गौतम आया। एक बार के लिए ऐसा लगा कि उन गुंडों को वो मारेगा और सबक सिखाएगा। नाइस वॉच। क्या? अरे लेकिन वो तो फट्टू निकला। मुझे कभी एक गरीब, निठल्ला और निकम्मा पति नहीं चाहिए था जिसके सामने कोई मेरी बेइज्जती कर जाए और वो मेरा मजाक बनाकर छोड़ दे। पता नहीं क्यों मेरे दादाजी ने इस गौतम को मेरे गले बांध दिया। एक ऐसा पति जो ससुराल में बर्तन धोता है, झाड़ू पोछा लगाता है। इस गौतम की वजह से हमारे पूरे अग्रवाल खानदान का मजाक बन के रह गया है। मेरा सपना था कि मुझे एक ऐसा पति मिले जो बहुत अमीर हो, जो मुझे महंगे रिंग्स देकर बार बार मुझे स्पेशल फील करवाए, जो हमारी बिजनेस को आसमान की ऊंचाई तक ले जाए, ना कि गौतम जैसा गरीब पति जो मुझ जैसी करोड़पति बाप की बेटी को 10 रुपए का नकली फूल भी ना गिफ्ट कर पाए। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि आखिर मेरी ऐसी क्या मजबूरी थी जो मुझे ऐसे सड़क छाप से शादी करनी पड़ी। लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ मेरे दादाजी के पास था। पता नहीं उन्होंने इस निकम्मे गौतम में ऐसा क्या देख लिया जो जबरदस्ती मेरी शादी इस फटेहाल से करवा दी। शादी के बाद मैं रोज गौतम पर चिल्लाती थी। मैंने उससे सैकड़ों बार कहा है कि कम से कम 5,000 की नौकरी कर ले, लेकिन उससे अपनी बीवी और ससुराल वालों का ड्राइवर और नौकर बनने के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं। फिर एक दिन तो मानो जैसे लॉटरी ही लग गई। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन कबीर गोयनका ने 50 करोड़ की डील साइन करने के लिए मुझे अपने ऑफिस बुलाया। जैसे ही मैंने पेपर्स पर साइन किए, कबीर ने मुझे वाइन का ग्लास ऑफर किया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। पर वो लॉटरी ही लग गई। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन कबीर गोयनका ने 50 करोड़ की डील साइन करने के लिए मुझे अपने ऑफिस बुलाया। जैसे ही मैंने पेपर्स पर साइन किए, कबीर ने मुझे वाइन का ग्लास ऑफर किया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। पर वो माना ही नहीं और मुझे जबरदस्ती वाइन पिलाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कबीर की बदतमीजी का मैं क्या जवाब दूं कि तभी कबीर के चेहरे पर एक जोरदार गुस्सा पड़ा। मैं हैरान रह गई क्योंकि कबीर को मारने वाला कोई और नहीं, मेरा पति गौतम था। यू आर फिनिश्ड मैन। 2 कौड़ी के आदमी घर पे बीवी के टुकड़ों पे पलता है और ये मुझे मारने की हिम्मत दिखा रहा है। तेरे साथ अवनी का पूरा परिवार झेल जाएगा। देख तू, ये मार तुझे इतनी महंगी पड़ेगी कि तेरी 7 पुश्तें मुझे किस्तें भरती रहेंगे। अभी भी वक्त है। गौतम ने एक हीरो की तरह वो डॉक्यूमेंट्स फाड़कर कबीर के मुंह पे फेंक दिए। वैसे तो मैं यही चाहती थी कि मेरा पति मुझे प्रोटेक्ट कर सके, पर फिर मुझे इतना डर क्यों लग रहा था? शायद मुझे अपना फ्यूचर दिखने लगा था, वो फ्यूचर जिसमें मैं गौतम की ही तरह लोगों के घर बर्तन मांजूंगी। मैं डर गई। कबीर प्लीज, मैं गौतम की तरफ से तुमसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज इसे माफ कर दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? ये आदमी अब जिंदा नहीं बचेगा और साथ ही साथ तुम्हें मेरे हवाले करके जाएगा। तुझे मेरे आदमी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कहते ही कबीर ने किसी को फोन मिला दिया। मैं गौतम को कबीर के ऑफिस से भागने के लिए बोलती रही, लेकिन कुछ ही वक्त में वहाँ कबीर के बुलाए हुए गुंडे आ गए, जिन्हें देखकर मुझे गौतम की जिंदगी खत्म होती हुई दिखने लगी। उनमें से एक गुंडे ने गौतम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गौतम ने पलटवार किया और एक सुपर हीरो की तरह उस गुंडे को पीटा। ये सब देख कबीर के होश उड़ गए। फिर उसके बाद गौतम ने बाकी गुंडों को इशारा करते हुए आगे बढ़ने को कहा। गौतम के उंगली में पहनी अंगूठी देखकर उन गुंडों की हालत खराब हो गई। गौतम के सामने अपने घुटने टेक दिए और माफी मांगने लगे। लेकिन क्यों? ये ना कबीर को समझ में आ रहा था और ना मुझे। गौतम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से ले जाने लगा। आखिर क्यों? क्या हुआ था ऐसा? क्यों शहर के गुंडे भी मेरे बिना वैल्यू के पति के पैरों में गिर गए थे? क्या होगा आगे? क्या मुझे ये पता लगेगा कि गौतम आज तक मुझसे क्या छुपाता आ रहा है? और तो और जिस राठौर खानदान से मिलने के लिए मेरा परिवार सालों से कोशिश कर रहा था, उनको गौतम कैसे जानता था?
जब हम घर पहुंचे तो मैंने गौतम से पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। ये सब क्या था आज? तुमने मुझे कबीर से बचाया, बहुत बढ़िया, लेकिन वो लोग तुम्हें देख के ऐसे सहम क्यों गए? वो शायद मेरी पहचान को लेकर उन्हें गलतफहमी हुई होगी। पर वैसे भी दुनिया में हमारी शक्ल के कम से कम 7 लोग तो होते हैं। क्या पता मेरा कोई हमशक्ल उनका दोस्त हो। अवनी, छोड़ो ना यार, क्या बेकार की बात है। गुड नाइट। अगली सुबह घर की डोरबेल बजी। दरवाजे पर कोई और नहीं, कबीर ही था। हाय। हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। दिस इज फॉर यू। थैंक यू, प्लीज कम। मैं कबीर की हरकत से गुस्सा थी, पर गौतम ने जो कबीर के साथ किया उससे डरी हुई भी थी। इसलिए जब कबीर ने मुझसे माफी मांगी, मैंने उसे माफ कर दिया और उसने मेरे घर आना जाना शुरू कर दिया। वो आज फिर मेरे घर आ रहा था। आज तो कुछ भी कर ले, लेकिन आज तेरी बीवी अवनी को कबीर के साथ जाने से तू रोक नहीं सकता है। अब ये काम बंद कर और जाके उसकी साड़ी को इस्त्री कर। कबीर आता ही होगा। कम ऑन। गौतम, कहाँ रह गए थे? हाँ, तुमने याद किया? याद करने लायक है क्या तुम में ऐसा? मेरे हेयर रोलर्स कहाँ रख दिए तुमने? अभी जाके ले आओ। और सुनो, आज कबीर आ रहा है, उसके सामने ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे हमारी इज्जत का कबाड़ा हो जाए, समझे? मैं जैसे ही किचन से निकलने लगी, गौतम के फोन पर एक कॉल आया जिसे गौतम ने इग्नोर किया। लेकिन क्यों, ये मुझे समझ नहीं आया। खड़े क्यों? जाओ यहां से। अवनी, हम पति पत्नी हैं। यही तो रोना है। मैं कबीर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वो अभी भी सुधरा नहीं है। जब भी तुम्हारे करीब आता है ऐसा लगता है तुम्हें छोकर ही मानेगा, और जब तुम्हें देखता है तो उसके शक्ल पर गंदगी दिखती है मुझे। गौतम, कबीर मुझसे क्या चाहता है उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो जैसा भी है तुमसे तो बेहतर है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कबीर मेरी नई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है और मुझे नए प्रोजेक्ट्स दिलाने में मदद कर रहा है, और तुम मेरे दिए हुए टुकड़े पे जी रहे हो। अवनी, वो तुम्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं दिलवाने वाला। वो सिर्फ तुम्हें घुमा रहा है अवनी, बस, और कुछ नहीं। गौतम प्लीज, तुम अपनी ये मनूस बातें और अपनी मनूस शक्ल ना दूर ले जाओ। और अगर मैं कबीर के साथ नहीं गई तो दादी साहब मुझे नौकरी से निकाल देगी। फिर इस घर का खर्चा, मॉम डैड का खर्चा और तुम्हारा ये बोझ कैसे उठाऊंगी? जस्ट गेट आउट यार, जस्ट लीव। मुझे 1 मिनट के लिए एहसास तो हुआ कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। मेरे ताने सुनकर गौतम की आंखें तपतपा गई थी। कबीर बेटे, नमस्ते। अवनी तुम्हारा इंतजार कर रही है, आओ। मम्मा के मुंह से कबीर का नाम सुनते ही गौतम टेंशन में आ गया था। अरे ये लो, आ गया मनुष्य मुंह लटका कर। अरे अब खड़ा क्या है? कबीर आया है, जाके चाय लेकर आओ। जाओ। उसे ये एहसास हो गया था कि अब कबीर प्यार का दिखावा करके उसकी बीवी यानी मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। अरे आओ ना बेटे, बैठो। मैं जैसे ही फ्रिज की तरफ बढ़ी, गौतम के फोन पर फिर से किसी अनजान नंबर से कॉल आया। लेकिन पहले की तरह वो इस बार भी कॉल कट किए जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गौतम को अचानक से इतने कॉल्स कैसे आने लगे और वो कॉल्स क्यों कट कर रहा था। मैंने कबीर के लिए साड़ी पहनी। मुझे साड़ी में देखकर गौतम देखता ही रह गया। मैं साड़ी वगैरह कम ही पहनती थी, शायद इसलिए मुझे देखकर सबके होश उड़ गए थे। अरे ये साड़ी वाड़ी पहन के पार्टी में जाओगी क्या?
आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारा पति नाकारा है, निकम्मा है, तुम्हें कुछ कपड़े खरीद कर नहीं देता। नेचुरली मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। शायद गौतम कबीर के बारे में ठीक ही कहता है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक डिजाइनर ड्रेस लेके आया हूं। इसे पहनो। चलो मैं तुम्हें पार्टी ड्रेस से तैयार करता हूं। कबीर